Good afternoon to everyone. Today's topic is asphyxia neonatum. So definition क्या है? Asphyxia neonatum means non-establishment of satisfactory pulmonary respiration at birth. Its literal meaning is absence of pulse. Clinically, it is defined as failure to initiate and maintain spontaneous respiration within 1 minute of birth. तो बेबी जैसे ही डिलीवर्ड होता है, अगर 1 मिनट के अंदर उसका रेस्पिरेशन स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, लंग्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, हम लोग को पल्स फील नहीं हो रहा है, तो उस केस को हम लोग क्या बोलेंगे? एस्फीजिया नियोनेट्रम बोलते हैं. तो व्हाट इज़ एस्फीजिया नियोनेट्रम? एस्फीजिया नियोनेट्रम क्या है? इट इज़ अ कंडीशन दैट अकर्स व्हेन अ बेबी डजंट गेट इनफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस. इट कैन बी फेटल. अनदर मोर कॉमन नेम ऑफ इट इज़ पेरिनेटल एस्फीजिया और बर्थ एस्फीजिया. हम लोग इसको बर्थ एस्फीजिया और पेरिनेटल एस्फीजिया भी बोलते हैं. इसमें क्या कंडीशन होता है? इसमें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन जो है बेबी को अगर नहीं मिल पा रहा है ड्यूरिंग बर्थ, तो उसको हम लोग एस्फीजिया नियोनेट्रम बोलते हैं. देन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगा? हम लोग को कैसे पता चलेगा कि बेबी को एस्फीजिया नियोनेट्रम है? एसिडीमिया होगा. एसिडीमिया क्यों होगा? बेबी प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं ले पा रहा है. उस केस में क्या होगा? ऑक्सीजन और CO2 का जो है ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा. जो CO2 लेवल है बॉडी में इंक्रीज़ होगा. अगर CO2 लेवल इंक्रीज़ होगा तो pH लेवल भी इंक्रीज़ होगा. अगर pH लेवल इंक्रीज़ होगा तो उसको हम लोग एसिडोसिस बोलते हैं. तो बेबी के बॉडी में क्या रहेगा? एसिडोसिस रहेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा. देन पेलियर और साइनोसिस क्यों रहेगा? बेबी को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से बॉडी में साइनोसिस होगा. ब्लूइश कलर का रहेगा. पेलर क्यों रहेगा? येलोइश कलर का बॉडी रहेगा बेबी. देन डिक्रीज टोन एंड रिफ्लेक्सेस. जो बेबी का टोन है, मसल्स का रिफ्लेक्सेस है, वो सब डिक्रीज रहेगा. देन पुअर और एब्सेंट क्राई. मतलब बेबी अच्छे से क्राई नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या क्राई करने के लिए भी उसको एनर्जी नहीं मिलेगा. देन गैस्पिंग और पुअर रेस्पिरेटरी इफेक्ट. गैस्पिंग क्या होता है? बेबी को डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग होगा. मतलब बिल्कुल भी वो सांस नहीं ले पा रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो ग्रेस्पिंग करेगा बेबी. हाइपोटोनिया रहेगा, हाइपोरेफ्लेक्सिया रहेगा. रिफ्लेक्सेस जो रहेंगे वो एब्सेंट रहेंगे. देन मिकोनियम स्टेन्ड लीकर. मिकोनियम क्या होता है? अगर बेबी जो फर्स्ट स्टूल पास करता है वो उसका कलर क्या रहेगा? ब्लैकिश ग्रीन कलर का रहता है. तो उस केस में क्या रहेगा? जो मिकोनियम रहेगा ब्लैक कलर का रहेगा. वो बेबी का जो बॉडी रहेगा स्टेन हो जाएगा, ग्रीन ब्लैक कलर से स्टेन हो जाएगा. देन ओक्यूलर मैनिफेस्टेशन होता है. इसमें क्या होगा? फिक्स्ड डायलेटेड पिपल्स. पिपल्स जो रहेगा फिक्स्ड रहेगा, डायलेटेड रहेगा, सेगमेंट प्रेजेंट रहता है. देन स्टूपर एंड कोमा होगा. बेबी का जो बॉडी है वो एकदम स्टैचू टाइप का बन जाएगा. बिल्कुल भी कोई भी मूवमेंट नहीं होगा. अगर हम लोग उनको रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो बेबी रिस्पॉन्स नहीं करेगा. तो उस केस में क्या होता है? बेबी को बर्थ एस्फीजिया होता है. अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन अगर बेबी को नहीं मिल रहा है, उस केस में जो क्लिनिकल फीचर्स हैं 2 स्टेजेस में डिवाइड किए हैं. स्टेज ऑफ साइनोसिस एंड स्टेज ऑफ शॉक. ठीक है. स्टेज ऑफ साइनोसिस में क्या होता है? बेबी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, उस केस में साइनोसिस होगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा. स्टेज ऑफ शॉक क्या होगा? अगर बेबी को ऑक्सीजन जो है ब्रेन तक नहीं जा रहा है, तो उस केस में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? स्टेज ऑफ शॉक बोलते हैं. देन ये भी वही मेन वही क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा. पेल रहेगा, बेबी बॉडी रहेगा ब्लू रहेगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग रहेगा, एब्डोमिनल ब्रीदिंग रहेगा. क्योंकि बेबी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो वो ट्राई करेगा कि कैसे भी एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले, तो उसकी वजह से एब्डोमिनल मसल्स का यूज़ करेगा, जिसकी वजह से एब्डोमिनल ब्रीदिंग होगा, स्लो हार्ट रेट रहेगा और वीक मसल टोन रहेगा. देन इन्वेस्टिगेशंस हम लोग क्या क्या करते हैं? इसके लिए हम लोग कोई कन्फर्मेटरी टेस्ट वो सब डायग्नोज करने के लिए एस्फीजिया को नहीं करते हैं. इसके लिए हम लोग FBC करते हैं. FBC क्या होता है? हम लोग CBC को ही FBC बोलते हैं. ठीक है. कंप्लीट ब्लड काउंट जो रहता है उसको हम लोग FBC बोलते हैं. देन सेप्टिक कल्चर होता है. यूरिन एनालिसिस करते हैं. यूरिन में कीटोन है, अमोनिया है, वो सब प्रेजेंट है कि नहीं वो देखते हैं. देन EUCR. EUCR क्या है? ये जो है इलेक्ट्रोलाइट, यूरिया एंड क्रिएटिनिन को हम लोग EUCR बोलते हैं. देन अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं, CT स्कैन करते हैं, MRI करते हैं और EEG इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम करते हैं कि कहीं ब्रेन में कुछ इंजरी तो नहीं हुआ है. अल्ट्रासोनोग्राफी करके देखते हैं ब्रेन में अगर इंजरी हुआ है तो उसकी वजह से बेबी को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो. जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कौन कंट्रोल करता है? पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं.
तो अगर ब्रेन इंजरी हुआ है ड्यूरिंग बर्थ, अगर ब्रेन इंजरी हुआ है तो भी बेबी रेस्पिरेशन नहीं ले पाएगा। अबगार स्कोरिंग सिस्टम होता है। अबगार स्कोरिंग हम लोग किस लिए करते हैं? नियोनेट्स में हम लोग अबगार स्कोरिंग करते हैं। जैसे हम लोग CNS को असेस करने के लिए ग्लासगो कोमा स्केल का यूज़ करते हैं, वैसे ही हम लोग नियोनेट को असेसमेंट, फर्स्ट जो असेसमेंट है नियोनेट का, उसको असेस करने के लिए अबगार स्कोरिंग करते हैं, जिसमें A फॉर एक्टिविटी, P फॉर पल्स, G फॉर ग्रेमसिंग, E फॉर अपीयरेंस एंड R फॉर रेस्पिरेशन। तो एक्टिविटी देखते हैं। अगर एक्टिव नहीं है, बेबी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, एकदम फ्लैसिड है, तब हम उसको 0 पॉइंट देंगे। देन अगर फ्लेक्स्ड है आर्म्स एंड लेग्स तो 1 पॉइंट देंगे। देन टोटली एक्टिव है, बेबी अपना हाथ पैर हिला रहा है, क्राई कर रहा है, तब उसको हम लोग 2 पॉइंट देंगे। ठीक है। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं पल्स देखते हैं। तो पल्स अगर एब्सेंट है तो 0 पॉइंट देंगे, बिलो 100 है तो 1 पॉइंट देंगे, और 100 से अबव है तो 2 पॉइंट देंगे। देन ग्रेमसिंग के लिए फ्लॉपी है तो हम लोग 0 पॉइंट देंगे, मतलब बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं हम लोग। उसको रिफ्लेक्स अगर हम लोग चेक कर रहे हैं तो न्यूरोट्स का कोई भी रिफ्लेक्स नहीं है, एकदम सुपर कोमा में है, स्टैचू टाइप का है, तब हम लोग उसको फ्लॉपी 0 पॉइंट देंगे। देन मिनिमल रिस्पॉन्स कर रहा है, थोड़ा बहुत हिल रहा है, तब हम उसको 1 पॉइंट देंगे। अगर प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर रहा है तो हम उसको 2 पॉइंट देंगे। देन अपीयरेंस हम लोग देखते हैं। अपीयरेंस में अगर ब्लू है, पेल है, पूरा बॉडी ब्लू है, साइनोज्ड है, तब हम उसको 0 पॉइंट देंगे। पिंक है बॉडी, थोड़ा बहुत एक्सट्रीमिटीज़ में अगर साइनोसिस है, तब हम लोग उनको 1 पॉइंट देंगे। फुल बॉडी पिंक है तो हम लोग उनको 2 पॉइंट देंगे। देन रेस्पिरेशन अगर एब्सेंट है तो 0 पॉइंट, स्लो और इरेगुलर है तो 1 पॉइंट, और विगरस क्राई है तो 2 पॉइंट। ये भी अबगार स्कोर जो रहता है हम लोग उसको 0 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट्स में करते हैं। 3 बार हम लोग अबगार स्कोरिंग करते हैं। ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं 0, 1 और 2 पॉइंट देने के बाद हम लोग टोटल करते हैं 1, 2, इसको पूरा प्लस करेंगे। तो अगर 8 to 10 के बीच में आ रहा है तो वो नॉर्मल है, हम लोग को कोई भी एक्टिविटी करने का ज़रूरत नहीं है, बेबी को मदर को दे देते हैं। लेकिन अगर 5 to 7 के बीच में अगर उसका मार्क आ रहा है तो उस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन में रखते हैं। देन अगर 5 आ रहा है तो हम लोग रिससिटेशन करते हैं। देन स्टेजेस है, स्टेज ऑफ साइनोसिस और स्टेज ऑफ शॉक। स्टेज ऑफ साइनोसिस में क्या रहता है, ब्रूज डिस्कलरेशन होता है। स्टेज ऑफ शॉक में रहता है जो ऑक्सीजन है ब्रेन को नहीं मिल पाता है। अब हम लोग बर्थ एस्पीजिया अगर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग मैनेज कैसे करेंगे। तो फर्स्ट है बेसिक केयर प्रोवाइड कराते हैं। शुड बी डेली रूटीन इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑल दिस बेबीज़। जो बेबी है उनको हम लोग स्ट्रिक्ट एसेप्टिस यूज़ करते हैं कि कुछ सेप्टिसीमिया मत हो, फर्दर कुछ इन्फेक्शन मत हो करके हम लोग सेप्सिस टेक्निक का यूज़ करते हैं। देन इंश्योर न्यूट्रल थर्मल एनवायरनमेंट। तो बेबी जो रहता है, न्यूबॉर्न जो रहता है, उसको हाइपोथर्मिया होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो बेबी है उसको न्यूट्रल थर्मल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं, रेडिएंट वार्मर में रखते हैं, ब्लैंकेट सब यूज़ करते हैं। देन मॉनिटर वाइटल पैरामीटर्स, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, बीपी, पल्स ऑक्सीमीटर से अपन मेज़र करते हैं। देन यूरिन आउटपुट चेक करते हैं, डेली वेट चेक करते हैं, और न्यूट्रिशन जो है प्रॉपरली बेबी को प्रोवाइड कराते हैं। मैनेजमेंट ऑफ शॉक। तो शॉक कब होगा, अगर बेबी रेस्पिरेशन नहीं ले रहा है, ब्रीदिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो हार्ट जो है पंप नहीं करेगा। हार्ट पंप नहीं करेगा तो ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं होगा। उस केस में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्रेन को नहीं जा पाएगा। ब्रेन को अगर नहीं जा पा रहा है तो उस केस में क्या होगा, शॉक होगा। शॉक अगर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है, अगर ब्लड वॉल्यूम कम है, फ्लूइड वॉल्यूम कम है, उसकी वजह से अगर शॉक हो रहा है तो हम लोग फ्लूइड एडमिनिस्टर करते हैं, प्लाज्मा एडमिनिस्टर करते हैं, ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूजन करते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक अगर है, मतलब हार्ट पंप ही नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम लोग को हार्ट को पंप करने के लिए या स्टिमुलेट करने के लिए डोपामीन या डोबिटामीन जो रहता है वो अपन बेबी को IV देते हैं, या जो भी इसका मेथड रहता है उस हिसाब से देते हैं। देन सेप्टिक शॉक रहता है। सेप्टिक शॉक मीन्स अगर कुछ इन्फेक्शन की वजह से बेबी में शॉक हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक जो है वो सब यूज़ करते हैं। एंड मैनेजमेंट ऑफ सेरिब्रल एडिमा। अगर सेरिब्रल एडिमा हुआ है, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरडोज हो गया है, इसकी वजह से
ब्रेन में अगर एडिमा हुआ है उस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग वेंटिलेशन करते हैं टू प्रिवेंट एपनिया एंड मेंटेन PCO2 ऑफ 25 to 30 mm जी। तो वेंटिलेशन प्रोवाइड कराएंगे, ईटी ट्यूब लगाते हैं बेबी को और वेंटिलेटर के थ्रू अपन रेस्पिरेशन प्रोवाइड कराते हैं। देन इंश्योर एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन जो है ऑक्सीजन हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। देन रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इंटेक को हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं अगर सेरिब्रल एडिमा हुआ है तो, क्योंकि फ्लूइड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरलोड है तो उस केस में हम लोग फ्लूइड और नहीं देंगे। देन मैनिटोल और फ्रूसेमाइड देते हैं, उसकी वजह से जो बॉडी का एक्सेस फ्लूइड है वो शरीर से बाहर चला जाता है। देन मैनेजमेंट ऑफ सीजर, तो इसमें क्या होता है अगर ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो उस केस में जो ब्रेन के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो न्यूरोट्रांसमिटर्स हैं, उनमें उनकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, एक्साइटेड हो जाते हैं वो और उनमें एबनॉर्मेलिटी होती है, इसकी वजह से सीजर होता है। तो सीजर के लिए हम लोग ऐसा कुछ ट्रीटमेंट यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर 1 घंटे में 3 से ज़्यादा सीजर आ रहा है तो उस केस में हम लोग मैनेज करना रहता है। उसके लिए हम लोग फिनोबार्बिटल, फेनोटोइन, एप्टोइन जो रहता है वो इंजेक्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से सीजर का जो सीजर रहता है वो ट्रीट करते हैं। सोडियम वेलप्रोट हम लोग देते हैं। लोराजेपाम और मिडास जो रहता है ये हम लोग सीनियस डिप्रेशन के लिए देते हैं। अगर मिडास देंगे तो क्या होगा, बेबी जो है वो स्लीप रहेगा, सोते रहेगा, तो उसकी वजह से जो ब्रेन जो है एक्टिविटी कम होगा। देन मैनेजमेंट ऑफ किडनी फेलियर, इस केस में क्या हो रहा है अगर प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन किडनी को नहीं मिल रहा है तो उस केस में क्या होगा, किडनी जो है वो फेलियर होने का चांसेस रहता है। उसके लिए हम लोग यूरिन आउटपुट देखते हैं। यूरिन आउटपुट के साथ साथ हम लोग इलेक्ट्रोलाइट, यूरिया, क्रिएटिनिन भी मॉनिटर करते हैं। और उसके बाद डेली मॉनिटरिंग ऑफ यूरिन आउटपुट प्लस वेट हम लोग डेली मॉनिटर करते हैं। डायपर का भी वेट डेली मॉनिटर करना है, उससे हम लोग को पता चलेगा कि किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन मैनेजमेंट ऑफ मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट, अगर मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट कुछ हुआ है, हाइपोग्लाइसीमिया है, उस केस में हम लोग डेक्सट्रोज 10% जो है वो बोलस के फॉर्म में अपन देते हैं। देन हाइपोकैल्सीमिया है, हाइपोनेट्रीमिया है, हाइपोमैग्नीसीमिया है, तो उस चीज़ को हम लोग ट्रीट करते हैं। उसका सप्लीमेंट्स जो रहता है वो अपन प्रोवाइड कराते हैं। देन न्यूवियर मोडालिटीज़ में NMDA जो रिसेप्टर ब्लॉकर्स है वो देते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में निफेडिपिन, अम्लोडिपिन ये सब आता है, ये हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्यों देते हैं, ये इसका फंक्शन क्या रहता है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करेगा तो हार्ट जो है बॉडी में ज़्यादा ब्लड को क्या करेगा, पम्प करेगा, उसकी वजह से जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो बॉडी में मिल जाएगा। देन नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज इनहिबिटर देते हैं और हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना रहता है। थैंक यू।